अस्सलाम वालेकुम। सो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कंजर्वेशन लॉज इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। बिल्कुल ऐसे जैसे केमिकल रिएक्शन में कुछ कंजर्वेशन लॉज होते हैं, सो दीज रिएक्शन आल्सो और दे अबाइड सम कंजर्वेशन लॉज. सो द फर्स्ट लॉ इज़ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. सो चार्ज मीन्स यहाँ पर क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, सो इट मीन्स प्रोटॉन नंबर जो है वो कंजर्व रहेगा. सो जितने प्रोटॉन्स यहाँ पे हैं रिएक्टेंट्स में हैं उतने ही प्रोडक्ट्स में होंगे. सो दैट यू कैन सी कि वो ट्रू है. फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास रिएक्शन दिया हुआ है इसके अंदर, सो इस रिएक्शन में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेम है. देन आपके पास है कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन, that is mass number. So total number of nucleon remains the same. अच्छा, by the way, there's a difference actually. When you have low energy, at low energies आपके पास अब आपके पास न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, ठीक है. सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेपरेटली, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी सेपरेटली जो है वो कंजर्व रहते हैं इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन व्हेन यू हैव लो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन. When you go to a little higher energy nuclear reaction, there comes the conservation of nucleon. So इसमें क्या होता है कि mass number A जो है वो सेम रहता है दोनों तरफ. It means that number of nucleon, that is proton and neutron, they can change, but their total number will be same. So the total number of nucleon before and after the reaction remains same. This is because nucleon can neither be created nor be destroyed. So that's the idea, that the number of proton and neutron at low energy, number of proton and neutron are conserved, but at higher energies nucleon number is conserved. That is individually number of proton और neutron conserve नहीं रहेंगे, बल्कि एक उनका whole number जो है वो conserve रहेगा, यानी उनका total number of nucleon जो है वो conserve रहेंगे. So this is the reaction for the conservation of you can, by the way, you can write this is the same reaction. Okay, so conservation of energy. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या है कि आपके पास जो भी इनकमिंग, अच्छा, दो तरह की एनर्जी होगी हमारे पास जो हम कंसिडर करेंगे इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन. देयर विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल, or if target nucleus is also moving, so the kinetic energy of target nucleus as well. So we'll represent the kinetic energy with the this with T. So Ta is the kinetic energy of incoming particle, the smaller particle जो जैसे अल्फा पार्टिकल हो गया. और इसी तरह जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी एक रेस्ट मास एनर्जी होगी, वो भी इसके अंदर ऐड होगी, ठीक है. सो यानी एक किसी भी पार्टिकल, किसी भी मैसिव पार्टिकल के पास एक रेस्ट मास एनर्जी होती है, दैट इज़ गिवन बाय mc स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन. सो mc स्क्वायर इज रेस्ट मास एनर्जी of any particle. Since the reactants are two particles, so mxc square and mac square. x जो है वो टारगेट न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है और a जो है वो इनकमिंग पार्टिकल को. सो दिस इज़ दी रेस्ट मास एनर्जीज ऑफ दी पार्टिकल्स, यानी जब वो मूव भी नहीं कर रहे, जस्ट द फैक्ट दैट दे हैव मास मीन्स दैट दे हैव एनर्जी, ठीक है. सो वो अब हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कह रही है कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी रेस्ट मास एनर्जीज और काइनेटिक एनर्जीज का सम शुड बी इक्वल टू द रेस्ट मास एनर्जीज एंड काइनेटिक एनर्जीज, sum of rest mass and kinetic energies of the product, ठीक है. So this is the basically statement. So इसको हम आगे जाके देखते हैं, हम क्यू वैल्यू स्टडी करते हैं तो हम देखेंगे कि जो रेस्ट मास एनर्जी, इनको अगर हम रीअरेंज कर दें तो रेस्ट मास एनर्जी के डिफरेंसेस या काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंसेस जो हैं इनको हम एक वैल्यू का नाम देते हैं, विच इज़ वेरी वैल्यूएबल व्हेन यू डू दी न्यूक्लियर रिएक्शन एक्सपेरिमेंट्स. तो उनमें हम ये क्यू वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है. सो इसको हम क्यू वैल्यू का भी नाम देते हैं. सो एनर्जी इज़ कंजर्व. देन कम्स द लीनियर मोमेंटम. सो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक इनकमिंग पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट आ रहा है, तो जो भी आउटगोइंग पार्टिकल होंगे देयर वेलोसिटीज़ बेस्ड ऑन देयर मैसेज के कौन जो है वो लाइटर है, कौन हैवियर है, देयर वेलोसिटीज़ विल बी सच ऑपोजिट
सच ऑपोजिट दैट जो इनकमिंग पार्टिकल है और जो दो आउटगोइंग पार्टिकल है, मतलब ये इस तरह ऑपोजिट होंगे कि ये जो इनके लीनियर मोमेंटा है ये कंजर्व रहेंगे। इन अदर वर्ड्स मैसेस तो कंपनसेट हो जाएंगे, जो वेलोसिटीज़ हैं वो आपके पास उनकी डायरेक्शन तक जो है वो कंजर्व रहेगी, सच दैट द प्रोडक्ट बेसिकली m टाइम्स v, दिस प्रोडक्ट इज़ विल बी इक्वल टू दी सम ऑफ दीज टू। ठीक है, सो यहाँ पे अगर ये ज़ीरो एंगल के साथ जा रहा है तो इन ये जो है वो मतलब इस तरह जाएंगे कि एक दूसरे के ऑपोजिट हों। यानी ये डिपेंड करता है कि आप सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम की बात कर रहे हैं या लेबॉरेटरी फ्रेम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ये आपके पास टारगेट न्यूक्लियस लेट से ज़ीरो उसकी वेलोसिटी है, सो उसका मास तो ज़ीरो नहीं है बट उसकी वेलोसिटी ज़ीरो, सो उसका मोमेंटम लीनियर मोमेंटम ज़ीरो होगा। सो इनकमिंग पार्टिकल आपके पास सिर्फ यही इनकमिंग पार्टिकल है। सो इसके ऑपोजिट आपके पास यहाँ पे दो डायरेक्शंस आएंगी और वो कौन सी डायरेक्शन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जाहिर है जिसका मास कम होगा। सो इस तरह ये दोनों जो है वो आपके पास क्या होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सो ये लेबॉरेटरी फ्रेम में, और अगर हम देखें उसमें जो आपका सेंटर मास रेफरेंस फ्रेम है तो उसमें दोनों पार्टिकल मूव कर रहे होंगे, तो जो दो पार्टिकल आ रहे होंगे, सो फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल आ रहा है और लेट्स से ये आ रहा है और ये आ रहा है, तो दोनों पार्टिकल जो जाएंगे वो इस डायरेक्शन में होंगे। सो ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज़ जो है इंक्लूड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये दोनों जो है वो कंजर्व रहेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे नॉर्मल किसी भी रिएक्शन के अंदर होता है। यानी क्लासिकल जो पार्टिकल्स हैं वो भी जब आपस में टकराते हैं तो लीनियर मोमेंटम जैसे कंजर्व रहता है, बिल्कुल उसी तरह ये भी कंजर्व रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बी एंगुलर मोमेंटम दैट इज़ द इंट्रिंसिक स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस एंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये दोनों जो है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स दोनों के सेम होंगे, सो दिस विल ऑल्सो बी कंजर्व। कंजर्वेशन ऑफ स्पिन एंड स्टैटिस्टिक्स, स्पिन जो है वो आपके पास अच्छा दो तरह की स्टैटिस्टिक्स हैं, शायद हमने न्यूक्लियर वन में पढ़ा है कि आपके पास अगर तो इवन ए हैं तो फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स फॉलो होती है, और अगर ऑड ए हैं न्यूक्लियर यानी मास नंबर जो है वो ऑड ए है, सो बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स फॉलो होती है। तो कहता है कि अगर जो है वो स्टैटिस्टिक्स रिमेन सेम एज एग्जिस्टेड बिफोर दी रिएक्शन। सो अगर बिफोर द रिएक्शन आपके पास फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स थी, इवन ए थे, तो आफ्टर द रिएक्शन जो भी हमारे पास पार्टिकल बनेंगे, पार्टिकल बी एंड वाई, दे बोथ विल फॉलो द सेम स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सो ये डिपेंड करता है स्पिन के ऊपर। ठीक है, सो स्पिन जो है आपकी द इम्पोर्टेंट कंजर्वेशन laws are the spin character of the closed system, that is this थिंग। हमने देखा था ये बेसिकली स्पिन से रिलेटेड है कि फर्मी डायराक या बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में से कौन सा जो है फॉलो होगा। ठीक है, सो अगर आपको वो नहीं याद तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको टेक्स्ट के थ्रू गाइड कर दूंगी या फिर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगी। द parity of so the conservation of parity, so parity of the system determined by the target nucleus and bombarding particle must be conserved throughout the reaction. Total parity of the system is a product of intrinsic parities of the target nucleus and the bombarding nucleus. So जो भी आपके पास x और a की parity है ये पैरिटीज़ जो हैं इनकी प्रोडक्ट आपके पास होगी। सो कहता है कि इनकी जो भी पैरिटी आएगी a और x की, दिस विल बी सेम एज द पैरिटी ऑफ जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे उनकी। सो नो वायलेशन ऑफ पैरिटी हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, सो दिस इज़ अनदर थिंग दैट विल बी कंजर्व। कंजर्वेशन ऑफ आइसोटॉपिक स्पिन, अच्छा आइसोटॉपिक स्पिन क्या है कि आपको याद होगा, हमने ये भी शायद पढ़ा हुआ है कि आइसोटॉपिक स्पिन जो है वो जिसमें हम न्यूक्लियन जो है उसको एज आ सिंगल आप कह लो पार्टिकल लेते हैं और कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियन की टू स्टेट्स हैं, और तो ये भी आइसोटॉपिक स्पिन जो है वो भी कंजर्व रहती है। कहता है द इनवेरियंस ऑफ न्यूक्लियर हैमिल्टोनियन फंक्शन towards the charge character of nucleon can be expressed analytically as invariance towards rotational shift of the axis in isotopic spin space. Isotopic spin space जो है उसके अंदर अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को स्वैप कर दें, अगर आप न्यूट्रॉन की जगह नंबर ऑफ प्रोटॉन रख दें और प्रोटॉन की जगह न्यूट्रॉन, तो कहता है कि हैमिल्टोनियन को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हैमिल्टोनियन यानी टोटल जो हमारी एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, न्यूक्लियस है, इट रिमेन्स द सेम. It doesn't care whether you have x number of proton or x number of neutron and y number of proton और y number of neutron. एक्सक्यूज़ मी, मैंने x और y जो है वो कर लिया, बट आप
कुछ भी n या m नंबर ऑफ़ प्रोटॉन न्यूट्रॉन अगर आप इनको एक्सचेंज कर दें तो हमारे जो हैमिल्टोनियन है इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो देयर इज़ अ रोटेशनल सिमेट्री जब आप जो है वो नंबर ऑफ़ रोटेशनल सिमेट्री है आइसोटोपिक स्पिन स्पेस में अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को शिफ्ट करते हैं या स्वैप करते हैं। So correspondingly there should be a conservation law. Whenever there is a symmetry there is a conservation law. So isotopic spin जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर वो सेम होगी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की. There are certain quantities that are not conserved in nuclear reaction and that are magnetic dipole moment and quadrupole moment, electric quadrupole moment. So ये दोनों जो हैं ये आपके पास कंजर्व नहीं रहते. All the other things are conserved. And this is because these moments depend on the internal distribution of mass, charge and current. So these are not conserved. Then comes the Q value of a nuclear reaction. So what is Q value? I already told you that Q value is the difference in the masses, rest masses of the product and reactants, or the either the rest masses or the kinetic energies. So the Q value of a nuclear reaction is defined as the total energy released or absorbed. Okay, so this is the total energy released or absorbed in the reaction. So if this is the reaction, let's say X and A and X are the incoming or the reactants, Y and B are the products, and let's say A is the fast moving particle, न्यूक्लियस एक्स इज़ एट रेस्ट. अभी हम उसको रेस्ट पे नहीं ले रहे, उसके हम यहाँ पे जो है मास टाइम्स सी स्क्वायर यानी रेस्ट मास एनर्जी सॉरी टी एक्स जो है उसको हम ले रहे हैं. बट देन वी विल कंसिडर व्हेन वी विल डू दी लेबॉर्ट्री फ्रेम टाइप ऑफ सेटअप तो हम कहेंगे कि टी एक्स जो है वो ज़ीरो है. बट अभी के लिए हमारे पास ये रिएक्शन है तो इसके मुताबिक अगर हम इनकी ऑल एनर्जीज दैट दे पोजेस अगर हम वो लिखें तो X has energy due to its mass, that is mx c square, its rest mass energy. Also X is moving, so it has some kinetic energy. Similarly A has the rest mass energy and kinetic energy, and same goes with this Y and B. So this is for Y, this is for B, rest mass energies plus kinetic energies. अगर हम अब सारी kinetic energies को एक तरफ कर दें, ठीक है, और सारी रेस्ट मास एनर्जीज को एक तरफ कर दें, सो ये आपके पास डिफरेंस बन के आएगा. ठीक है, दिस इज डिफरेंस इन दी दिस इज दी प्रोडक्ट रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट. दिस इज द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट. अब ये जो क्वांटिटी है दिस इज कॉल्ड क्यू वैल्यू, आइदर ऑफ दिस. ठीक है, ये अगर आप लिख दें यानी क्यू वैल्यू का फॉर्मूला ये भी हो सकता है और क्यू वैल्यू का फॉर्मूला ये भी हो सकता है. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू वैल्यू. ठीक है, सो दीज टू इक्वेशंस आइदर ऑफ दीज कैन बी यूज टू फाइंड दी क्यू वैल्यू ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, सॉरी क्यू वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन. नॉट ओनली दिस, क्यू वैल्यू इज़ ऑल्सो यूज टू इफ़ यू नो द क्यू वैल्यू जाहिर है क्या चीज़ है ऊपर हमने पढ़ा, इट इज़ द एनर्जी रिलीज और अब्जॉर्ब. सो वट एवर द एनर्जी रिलीज और अब्जॉर्ब, इफ़ यू नो दैट you can find the missing masses or missing energies of the particles. Okay, so you can find, for example, you don't know the mass, the particle that came out, and you only know the energy of that particle. You maybe know the Q value of the reaction, but you don't know what particle this was, so you can use this equation to find out the missing mass. Okay, so this is very important. सो ये आपको दोनों का जो है वो डेफिनेशन दी हुई है. द क्यू इक्वेशन इज़ द एनालिटिकल रिलेशन बिटवीन क्यू वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट एंड प्रोडक्ट पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ स्कैटरिंग एंगल्स ऑफ एमिटेड पार्टिकल्स ऑल मेजर्ड इन लेबॉर्ट्री फ्रेम. अब हम क्यू वैल्यू को एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे जहाँ पे हम मोस्टली जो क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट प्रोडक्ट पार्टिकल्स के जो हैं उनके टर्म्स में हम लिखेंगे. हम आगे जाके देखेंगे कि हमें जो हम कुछ चीज़ों को अंदर से निकाल रहे हैं और वो क्या होंगी हम आगे जाके देखते हैं. सो ये क्यू इक्वेशन हम डराइव करने लगे हैं. द इंसिडेंट पार्टिकल ए एंड टारगेट न्यूक्लियस एक्स मर्ज इनटू in a compound nucleus after reaction. The compound nucleus disintegrate after this much second and split into product nucleus Y and outgoing particle. So this is the reaction. By the way, I might have missed there's something in the previous lecture when I talked about this
compound nuclear reaction and direct reaction. I might have mistakenly said that the timing of compound nuclear reaction is 10 to the power minus 22. So that's wrong. The time I have mixed up. The direct reaction जो हैं they occur more rapidly, so they have timing 10 to the minus 22, and the compound nuclear reaction they occur more slowly, so their timing is 10 to the minus 20 minus 14 से minus 15. So remember, as you go down 10 to the power minus में, तो the more zeros you have, you need 10 to the minus 22. The more zeros you have, the smaller is the value. So 10 to the minus 22 is smaller than 10 to the minus 14 and 15. So compound nuclear reactions की जो वैल्यू होगी, जिनको जो टाइमिंग होगी सेकेंड्स में, वो ये होगी 10 to the minus 14 से 15, जबकि जो डायरेक्ट रिएक्शन है उनकी टाइमिंग 10 to the minus 22 है. ठीक है. सो आई माइट हैव मिक्सड अप. प्लीज़ सी दैट लेक्चर एंड करेक्ट दिस थिंग. Okay, so this is the reaction now. A comes and it hits X, and for a moment they make a compound nucleus, and after some time this compound nucleus split up into Y and B, and we have written all these masses, and this is the mass of A, this is the linear momentum and the kinetic energy, and similarly this target nucleus, this is at rest, so it has only M and no P and T, then linear momentum and kinetic energy. Similarly, these are for the product particles. Also the product particles are going at some angle. ठीक है. तो ये जीरो एंगल पे आ रहा था, दिस इज एट जीरो एंगल ए, जबकि ये जो प्रोडक्ट पार्टिकल हैं यहाँ पे हमने अगेन ये रेफरेंस लाइन ड्रॉ की है कि ये हमारी इनकमिंग पार्टिकल की जो बीम था, इनकमिंग बीम थी, उसकी डायरेक्शन है. सो दिस इज़ ज़ीरो. एज़ कम्पेयर टू दिस ज़ीरो इनकमिंग पार्टिकल, देर इज़ अ सो वाई जो है वो एंगल फाई और बी एंगल थीटा के ऊपर स्कैटर हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इनकमिंग पार्टिकल. So applying the law of conservation of linear momentum, we have the linear momentum of the incoming particle P a cos of 0. ठीक है. So this is the outgoing particles. इसको हमने क्वेश्चन नंबर इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम पी वाई कॉज ऑफ फाइव को एक साइड पे लाके इसको हम क्वेश्चन नंबर 5.3 का नाम दे रहे हैं. सिमिलरली अलॉन्ग वाई एक्सिस, अच्छा ये उसी तरह के सिंस हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस जो है उस पर ये एंगल फाई बना रहा है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका जो प्रोडक्शन होगा वो यहाँ पर ये होगा कॉज ऑफ फाई, और सिंस दिस इज़ पी वाई, दिस इज़ पी वाई कॉज ऑफ फाई, सो दिस इज़ पी वाई कॉज ऑफ फाई. सिमिलरली दिस इज़ ये वाला जो होगा ये आपके पास होगा पी बी कॉज ऑफ थीटा. ठीक है. तो ये इसी तरह अगर आप वाई डायरेक्शन की बात करें तो ये पार्टिकल वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, इसका यहाँ पे ये ज़ीरो होगा, सो पी ए साइन ऑफ 0 डिग्री वो ज़ीरो हो जाएगा, जबकि इस तरफ आपके पास ये चूँकि पी वाई और ये ऑपोजिट है, नीचे की तरफ है. ठीक है. सो यहाँ पे पी वाई कॉज साइन ऑफ फाई आएगा और पी बी साइन ऑफ थीटा होगा, तो वन ऑफ देम विल बी टेकन एज नेगेटिव. ठीक है. नीचे वाले को हमने नेगेटिव ले लिया क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट हैं. सो दिस इज़ द सेकंड इक्वेशन. इसमें भी आप पी वाई साइन ऑफ फाई को सेपरेट कर लें. सो यहाँ पी वाई कॉज ऑफ फाई है, यहाँ पी वाई साइन ऑफ फाई है, इन दोनों को स्क्वायर करें, ऐड करें, तो ये आपके पास 1 हो जाएगा. पी वाई स्क्वायर आपके पास इस तरह आ जाएगा, इन दोनों को भी यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिया और ऐड कर दिया. सो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई. यहाँ पे भी आप पी बी कॉज ऑफ थीटा और पी बी साइन ऑफ थीटा इनको भी ऐड कर दें तो ये भी 1 हो जाएगा. यहाँ पे अब हम इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. सो वी नो दैट kinetic energy and momentum has this relation, and momentum is 2m times kinetic energy. तो अब हम यहाँ पे हर जगह पर एम वाई टी वाई 2m y t y, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी. सो ये सारा हम कर लेंगे. सो यहाँ पे टी वाई इक्वल्स टू, यहाँ से हमने वो 2m सारा इस तरफ डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5.5. बाय डिफाइनिंग Q वैल्यू, we know that the Q value is the difference in the kinetic energies of the product minus the kinetic energy of the reactants. और हमने जब ये सारा लेबॉर्ट्री फ्रेम के अंदर ये सारा सेटअप हमने किया तो हमने कहा है कि टारगेट न्यूक्लियस जो है वो रेस्ट पे है. ये बिल्कुल वैसे एक्सपेरिमेंट जिसमें हम गोल्ड फॉइल लेते हैं और उसके ऊपर ऐसा पार्टिकल बम्बार्ड करते हैं. सो गोल्ड फॉइल जो है वो रेस्ट पे है. सो लेबॉर्ट्री फ्रेम में हमेशा हम टारगेट न्यूक्लियस को रेस्ट पे लेते हैं और उसके ऊपर कुछ पार्टिकल बम्बार्ड कर रहे होते हैं. So since X is 0, so Q is simply the difference of Ty, Tb minus of Ta.
सो अगर आप क्यू वैल्यू के अंदर ये वाली यानी अगर आपने यहाँ से इसको ख़त्म कर दिया और आपके पास ये सारी चीज़ें रहेगी ना, इसमें आप टी वाई की वैल्यू पुट कर दें यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5.5 से, ये सारी वैल्यू पुट की, टी बी माइनस टी ए, ये जो बाकी दोनों रह गए थे वो आ गए। सो ये आपके पास अब इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे, दिस टी बी एंड टी बी इसको कंबाइन कर दें, टी ए और टी ए इनको कंबाइन कर दें तो ये आपके पास आ गया, ये आ गया, ठीक है। सो ये आ गया। अब इसमें देखें कि आपके पास सिर्फ ये क्यू वैल्यू इक्वेशन है, सॉरी क्यू इक्वेशन है, ठीक है। अब ये क्यू इक्वेशन जो है इसमें हमने कहा था कि एक स्पेशल काइंड ऑफ इक्वेशन है, इसके अंदर कुछ सर्टन क्वांटिटीज़ हम निकाल देते हैं। तो क्या निकाला हमने, वी हैव स्टिल द मास ऑफ ए, मास ऑफ वाई, मास ऑफ बी एंड वाई, देयर इज़ नो मास ऑफ एक्स, ठीक है। सो मास ऑफ एक्स इज़ मिसिंग, एम आई राइट, ए बी वाई, ठीक है। सो देयर इज़ नो मास ऑफ एक्स, also we don't have the we don't have ty, ठीक है। सो हमें जो टारगेट न्यूक्लियस था, यूजुअली जो y होता है ना, समटाइम y जो है मोस्टली वो जो टारगेट न्यूक्लियस की वो जो भी फॉयल है वो y उसके अंदर ही रह जाता है। y जो एक हैवी न्यूक्लियस होता है स्टिल भी मूव कर पाता है, y उसके अंदर ही होता है। सो हमने वो y भी निकाल दिया। सो हमारे पास y जो है उसकी भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है यहाँ पे। सो यानी हमारे पास क्यू वाली इक्वेशन में all we have is the kinetic energies of incoming particle and outgoing particle। ये जो पार्टिकल आ रहा था A और पार्टिकल B, इन दोनों की एनर्जीज हैं, और मैसेज जो हैं वो Y के मैसेज भी हैं और A B के मैसेज भी हैं। सो दिस इज़ दी दैट स्पेशल क्यू वैल्यू इक्वेशन। अब कहते हैं इस इक्वेशन को हम डिफरेंट सिनेरियोज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो लेट्स से हमारे पास इनकमिंग पार्टिकल जो है उससे 90 की डायरेक्शन में आउटगोइंग पार्टिकल गया, बी जो है वो 90 की डायरेक्शन में अगर गया, सो ये बी का एंगल था ना थीटा, सो हम थीटा को 90 पुट कर देते हैं। तो क्या होगा कि ये सारी जो हमारे पास ये वाली चीज़ है ये ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि कॉज 90 इज़ ज़ीरो। सो आपके पास क्यू वैल्यू जो इक्वेशन है वो ये रह जाएगी। यानी अगर आपके पास इनकमिंग पार्टिकल से आउटगोइंग पार्टिकल का एंगल जो है वो 90 डिग्री है, सो बाय द वे दिस इज़ ए ज़ीरो, तो अगर आपके पास ये 90 डिग्री है सो दिस विल बी द इक्वेशन इन दैट केस। और दो इम्पॉर्टेंट ये केस हो सकते हैं कि हमें पता है कि कुछ रिएक्शंस जो हैं उनको एनर्जी रिक्वायर्ड है होने के लिए, कुछ जो है रिएक्शंस वो एनर्जी लाइक जब वो होते हैं दे गिव एनर्जी। तो क्यू वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बेस्ड ऑन दैट, और हम उसको स्पेशल नाम भी देंगे, हम कहेंगे क्यू इफ़ इट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो इट्स एक्सोथर्मिक और एक्सॉर्जिक रिएक्शंस। तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारे पास सिंस जो हमारे प्रोडक्ट पार्टिकल्स हैं इनमें ज़्यादा एनर्जी होगी ना, सो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। सो टी वाई और टी बी की काइनेटिक एनर्जी टी एक्स और टी ए से ज़्यादा होगी, जबकि इससे उल्टा उनके रेस्ट मैसेज के साथ होगा, क्योंकि ये एनर्जी जो प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स, ये कहीं फ्री में तो नहीं आई, ये कहाँ से आएगी, ये बेसिकली आएगी जो हमारे रिएक्टेंट्स थे उनकी रेस्ट मैस एनर्जी से। सो कुछ एनर्जी रेस्ट मैसेज जो आपके रिएक्टेंट्स के कुछ रेस्ट मैस एनर्जी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में, प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो प्रोडक्ट की रेस्ट मैस एनर्जी रिएक्टेंट्स की रेस्ट मैस एनर्जी से कम है, तो इसका मतलब है रिएक्टेंट की रेस्ट मैस एनर्जी का कुछ हिस्सा कन्वर्ट हो गया। ये यानी आइंस्टाइन की वो जो इक्वेशन है E=mc², यानी मैस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ना, तो ये वो आपके हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनकी रेस्ट मैस एनर्जीज कम होंगी एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट्स की रेस्ट मैस एनर्जी। सो वो कहाँ जाएगी, वो जो एनर्जी कम हुई है वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई किस में, ये जो आपके पास आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी में, सो दैट प्रोडक्ट विल हैव नाउ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी एज़ कम्पेयर टू reactants kinetic energy. So it's a exotic or exothermic reaction. The reaction has greater energy of the products, ठीक है। तो this will happen at the expense of the rest mass energies of the reactants. So in this case when this ये जब आपके पास है ये नहीं, तो फिर आपके पास क्या होगा, कहता है if TA is 0, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम इसका एक्सट्रीम केस ले रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इनकमिंग पार्टिकल के पास इतनी कम एनर्जी थी कि लेट्स से उसके पास एनर्जी है ही नहीं थी, और सिंपली जो इनकमिंग पार्टिकल था यानी इनकमिंग पार्टिकल और जो टारगेट न्यूक्लियस है ये दोनों को मिक्स करके रखा हुआ है हमने, कहीं पर ऐसा नहीं है कि ये टारगेट है उस पर आके ये बम्बार्ड करे, बल्कि ए को हमने एक्स के साथ जस्ट मिक्स करके रखा हुआ है एक पाउडर की फॉर्म में या क्या।
तो उस में ही रिएक्शन हो जाएगा, यानी एक्सोथर्मिक या एक्सॉर्जिक रिएक्शन जो है वो उसमें उसका एक्सट्रीम केस क्या होगा कि आपको इनकमिंग पार्टिकल की एनर्जी चाहिए ही नहीं एंड यू वुड जस्ट मिक्सिंग दी रिएक्टेंट्स और रिएक्शन हो जाता है और उसके नतीजे में प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा एनर्जी के साथ प्रोडक्ट जो निकलते हैं उनमें हीट होती है या उनमें एनर्जी होती है, ज़्यादा एनर्जी होती है। सो वो एनर्जी जो है वो इनकमिंग पार्टिकल जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी रेस्ट मास एनर्जी के एक्सपेंस पे हुई है। तो सो टी ए को यानी अगर हम ज़ीरो कर दें तो कहता है यहाँ पे आप इसको टी ए को जो हमारी क्वेश्चन थी इसके अंदर उसके अंदर हम टी ए को ज़ीरो पुट कर दें तो क्यू जो है हमारे पास ये रह जाता है। और इसको हम यहाँ पे भी अगर आप टी ए को ज़ीरो पुट करें तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, सिर्फ ये रह जाएगा ना 5.6 में। सो हमारे पास ये आ जाएगा और इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करें तो टी बी इज इक्वल टू क्यू टाइम्स दिस थिंग एंड for टी ए इज इक्वल टू ज़ीरो क्यू इज़ टी वाई प्लस टी बी। यहाँ से यहाँ से अगर आपके पास टी ए ज़ीरो है तो टी वाई और टी बी टी एक्स तो पहले ज़ीरो था तो क्यू विल सिंपली बी इक्वल टू द एनर्जीज ऑफ टी वाई एंड टी बी। ठीक है, और यहाँ से आपने टी बी को एक और उसके अंदर लिखा हुआ है। So this is it. Yeah, that is the Q value will simply be the kinetic energies of the products Y and B. इससे उल्टा आपके पास एंडोथर्मिक और एंडोर्जिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में Q इज़ लेस देन ज़ीरो है, दैट इज़ जो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है जबकि जो प्रोडक्ट्स बनी हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें से कुछ एनर्जी क्या होगी, रिएक्शन को कराने में इस्तेमाल होगी। इन अदर वर्ड्स जो और ये कि वो पार्ट बनेगी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके रेस्ट मास का। सो प्रोडक्ट्स का रेस्ट मास ज़्यादा होगा किससे, रिएक्टेंट्स की रेस्ट मास से। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई जो प्रोडक्ट बनी है उनका रेस्ट मास ज़्यादा हो जाए। यहाँ पे अगेन हम इज इक्वल टू MC स्क्वायर लगाएंगे, हम कहेंगे कि ये जो इनका रेस्ट मास कम था, आप यूँ समझ लो जैसे आपके पास एक बैलेंस है और उस बैलेंस में इस तरफ आपने जो चीज़ें रखी हैं और इस तरफ चीज़ें रखी हैं वो दोनों एक दूसरे से बनी हैं, बट ये कि ये वाली भारी है और ये वाली यानी इससे आपने ये बनाया है लेकिन ये जो है हैवी है एज़ कम्पेयर टू दिस, बट देन दिस मस्ट हैव सम काइंड ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जीज जिसके एक्सपेंस के ऊपर हम इनकी रेस्ट मास एनर्जीज को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चूँकि इनकी रेस्ट मास एनर्जीज ज़्यादा हैं तो ये इस रिएक्टेंट्स की जो एनर्जीज़ हैं काइनेटिक एनर्जी उनको अब्जॉर्ब करके इनकी रेस्ट मास एनर्जी ज़्यादा होगी ना। सो ये ऐसे रिएक्शन है जिनको कि एनर्जी चाहिए होने के लिए। सो द टर्म and the name endothermic or endorgic, that is they require some energy for the reaction to happen। और वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो एनर्जी आएगी ऑन द एक्सपेंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द इनकमिंग पार्टिकल। तो उनके रेस्ट मास तो हैं ही बट उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होनी चाहिए सो दैट क्योंकि जो रेस्ट मास है वो इनफ नहीं है, क्योंकि हमारा जो रेस्ट मास ऑफ द प्रोडक्ट्स है वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट मास ऑफ द रिएक्टेंट। तो इस ग्रेटर मास को बनाने के लिए हमारे पास TX प्लस TY TA, TX तो पहले ज़ीरो होता है तो TA ज़ीरो नहीं हो सकता इन दिस केस। यहाँ पे नीचे वो ये कह रहा है कि but all the kinetic energy of the incident particle is not available for the nuclear reaction because part of the energy is used to give kinetic energy to the product nucleus and emitted particle। ठीक है, hence for a reaction in which Q is negative energy, that is energy to be absorbed, the incident particle should supply some energy in addition to Q, this Q नेगेटिव वैल्यू। चूँकि रिएक्शन भी होना है तो उसके लिए इंसिडेंट पार्टिकल को कुछ एनर्जी जो है वो सप्लाई करनी है। सो यानी इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो नहीं हो सकती। सो दिस इज़ द केस। सो आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी। सो दैट्स द Q वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन। Furthermore, you can do these small numericals जिसमें कि आपको सिंपली क्या करना है कि आपको बताया हुआ है कि masses क्या हैं और आपने Q वैल्यू निकालनी है। ये Q वैल्यू सिंपली masses से निकल रही है क्योंकि masses दिए हुए हैं। ठीक है, C स्क्वायर की वैल्यू आपको याद रखनी है 931.5 MeV।
सिमिलरली ये वाला जो है इसमें भी 2 रिएक्शंस दिए हुए हैं, उनकी आपको क्यू वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है। फर्दर मोर हम लोग सुबह जो है वो आगे थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड कुछ आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आपने मुझसे पूछ लेना है।